हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रिपल ई ब्राइट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं प्यारे बच्चे, जैकि प्रैक्टिस सेट सीरीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आप लोगों के हालचाल ले लें, कैसे हैं आप लोग। सभी लोग ठीक ठाक होंगे आशा करता हूं। और आज जो हम लोग वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं इस वाले में, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चे प्रीवियस ईयर में आए हुए बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछे गए, लेकिन हम लोग ना उसे निगलेक्ट मार देते हैं, ऐसे ही निकाल देते हैं। देखा जाएगा आगे वाले टाइम में, करना होगा कर लेंगे। लेकिन आज अगर आप लोग इस वीडियो से जुड़े हो तो आपके एग्जाम्स में आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी टॉपिक्स हैं आपके जीएस में। जैसे कि अगर हम टॉपिक की बात करें, थोड़ी देर के लिए सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस में जितने कि आपके साइंस में आने वाला क्वेश्चन, साइंस के साथ साथ आपका पॉलिटी में आने वाला क्वेश्चन, हिस्ट्री में आने वाला क्वेश्चन, स्टैटिक जीके में आने वाला क्वेश्चन, करंट अफेयर में आने वाला क्वेश्चन, इसके अलावा मिसलिनियस क्वेश्चन इस पूरे के पूरे वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। बस आप लोगों से इतनी विनती है कि आप लोग इस वीडियो को बड़े ध्यान से और डिटेल में समझना। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वो सारे के सारे क्वेश्चंस को सेटिस्फाई कर पाऊँ जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं आज हम प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ के बारे में। तो आपके सामने दिखाई दे रहा है जीएस प्रैक्टिस सेट की सीरीज़, और सबसे पहले क्वेश्चन खुद आप करेंगे प्यारे बच्चे, उसके बाद फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा। लेकिन कोशिश करना कि जल्दी जल्दी करें ताकि हमारे ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो पाए। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन आपके लिए, प्यार से पढ़िए इसको ध्यान से। और क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश और हिंदी दोनों का ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। आप सोचो सर हमें पंजाबी लिपि में भी पढ़ा दो, हमें आप तेलुगु में भी पढ़ा दो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मेन चीज़ें हमारी यूनिवर्सल में दो ही चीज़ चलती है, हिंदी और इंग्लिश। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। इन 2010 इन रिकॉग्निशन ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग वैल्यू एंड वल्नरेबिलिटी यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड मुदिएट्टू, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया जा रहा है प्यारे बच्चे, मुदिएट्टू, अ सेंचुरी ओल्ड रिचुअल ड्रामाज एज डैश एज एन कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। अब इसका मतलब क्या है वो समझ लो। कह रहे हैं कि यूनेस्को के अंदर ना अभी हाल ही में एक डांस 2010 के अंदर एक डांस को रिकॉर्ड किया गया था, ड्रामा को रिकॉर्ड किया गया था। वो ड्रामा कौन सा एक तरीके से यूनेस्को में शामिल किया गया था, उसका नाम है मुदिएट्टू। ये कहता है मुदिएट्टू जो डांस है ना, ये कौन से स्टेट में किया जाता है। वो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, केरला, तेलंगाना, कर्नाटक एंड आपका प्यारे बच्चे तमिलनाडु। ये चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनमें से कोई एक आंसर होगा, वो आप लोग अपनी कॉपी में टिक कर लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर एक बात आती है, यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है। यहाँ पर एक और वर्ड आता है प्यारे बच्चे, इंटेंजिबल। क्या बोलोगे? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इसी को शॉर्ट में हम ICH के नाम से जानते हैं, इसी को बोलते हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। उससे पहले हम जानते हैं सर ये हिस्सा किसका है। ये पार्ट है प्यारे बच्चे यूनेस्को का। अब यूनेस्को की जब बात आई गई है तो थोड़ा सा बात छेड़ ही देते हैं। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है प्यारे बच्चे जो विश्व धरोहर को क्या करती है, पुराने समय में जितने भी हमारे आपके विश्व धरोहर थी, उनको पूरी तरीके से इस यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, शामिल करती है। जैसे पुराने समय में भारत के अंदर बहुत सारे हमारे पूर्वजों ने कुछ ना कुछ बनाया था। जैसे महाराजाओं की बात करें तो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, आपका कह दो कि आपका जामा मस्जिद बनवाया, और कई सारी चीज़ों का एक तरीके से निर्माण किया गया था। आज के टाइम में यूनेस्को इसको रिकॉर्ड कर लेती, कहते भारत की तरफ से बहुत सारी एक तरीके के टूरिज्म प्लेसेज हैं जिनको हमने शामिल किया है। तो यूनेस्को ने कई सारी चीज़ों को कल्चरल लेवल पे, कल्चरल समझते हो, सांस्कृतिक चीज़ों को शामिल किया है, वो जानते हैं प्यारे बच्चे। अगर हम बात करते हैं यूनेस्को की, तो सबसे पहले जानते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई, तो प्यारे बच्चे बोलेंगे 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है प्यारे बच्चे, तो हेडक्वार्टर बता देना पेरिस के अंदर है। कहाँ है प्यारे बच्चे? पेरिस, फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। अगर हम बात करते हैं यूनेस्को की टोटल लिस्ट जो इंडिया की तरफ से शामिल है, यूनेस्को की जब बात छेड़ी दी है तो जान लेते हैं प्यारे बच्चे, यूनेस्को के अंदर अगर हम बात करें, इंडिया की यूनेस्को लिस्ट में कितनी ऐसी साइट्स हैं जो शामिल है। भारत की करीबन यूनेस्को में, याद रखना, टोटल अभी करंटली टोटल 43 साइट्स हैं जो यूनेस्को में शामिल है। अब 43 बटी कैसे हैं, तो ये 3 कैटेगरी में बटी है। एक होती है कल्चरल हेरिटेज प्यारे बच्चे, एक होती है नेचुरल हेरिटेज, एक होती है मिक्स्ड हेरिटेज। क्या बोलेंगे? कल्चरल, आपका कह सकते हो नेचुरल, और क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? मिक्स्ड हेरिटेज। कल्चरल की जब बात करते हैं तो कल्चरल के अंदर टोटल साइट्स आती हैं प्यारे बच्चे 34, नेचुरल में 7 साइट्स हैं, और मिक्स्ड में टोटल प्यारे बच्चे
32 साइट्स हैं जो इसके अंदर शामिल की गई है। इसी 34 की जब बात की जाती है कल्चरल हेरिटेज में, जब 34 की बात करते हैं तो 34 को भी दो कैटेगरी में तोड़ा गया है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एंड टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। अब बात आती है इंटेंजिबल किसे बोलते हैं, ये वो साइट्स होती है जिनको आप छू सकते हैं, सॉरी जिनको आप छू नहीं सकते उन्हें क्या बोलेंगे, इंटेंजिबल। जिनको छू सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, उसे टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। अगर मैं बात करता हूं प्यारे बच्चे कि मैं अजंता एलोरा की गुफाओं को देख सकता हूं, टच कर सकता हूं, फील कर सकता हूं, टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। ताजमहल को छू सकता हूं, टच कर सकता हूं, फील कर सकता हूं, कल्चरल हेरिटेज। हुमायूं टॉम को देख सकता हूं, कल्चरल हेरिटेज, वो भी टेंजिबल। लेकिन क्या मैं डांस को टच कर सकता हूं, नहीं सर, इंटेंजिबल है। क्या मैं ड्रामे को टच कर सकता हूं, नहीं सर, इंटेंजिबल है। क्या मैं फेस्टिवल को टच कर सकता हूं, नहीं सर, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है। उसी के केसेस में आपका एक डांस है सर जो 2010 में शामिल किया गया था, उस डांस का नाम है मुदियट्टू। कहता है कि मुदियट्टू डांस जो है प्यारे बच्चे ये कब शामिल किया गया था, 2010 में। लेकिन ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, तो दिमाग में आंसर दे देना, केरला। क्या आंसर दोगे प्यारे बच्चे, केरला एक ऐसा आपका स्टेट है जहां पर मुदियट्टू डांस किया जाता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं प्यारे बच्चे इसके बारे में। इधर समझा देता हूं, याद रखना इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर कब सर, साल 2008 के अंदर, साल 2008 में हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल की थी। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे बताओ सर, एग्जाम्पल तौर पे जब हम बात करते हैं प्यारे बच्चे तो 2008 के अंदर इसमें आपका कुटियट्टम शामिल हुआ। कुटियट्टम एक तरीके का डांस है जो भी केरल में किया जाता है। इसके अलावा वैदिक जाप, क्या बोलोगे, वैदिक जाप को भी इसके अंदर शामिल किया प्यारे बच्चे, वैदिक जाप भी इसमें शामिल हुआ। इसके साथ ही साथ यहीं पर 2008 में रामलीला को भी शामिल किया गया। किसको बोलेंगे, रामलीला भी शामिल किया गया। क्या सर 2010 में भी कुछ हुआ था, हाँ जी, 2010 में याद रखना आपका कालबेलिया डांस शामिल किया गया था, कालबेलिया। क्या बोलोगे, कालबेलिया। कालबेलिया कहाँ किया जाता है प्यारे बच्चे, राजस्थान में किया जाता है। दूसरी चीज़, इसे 2010 में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया। 2010 में एक और डांस था जिसका नाम था छऊ। छऊ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, 3 टाइप के छऊ होते हैं, इनके बारे में भी कभी जानेंगे। याद रखना इसे भी 2010 में शामिल किया गया, किसमें, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स के अंदर। पूछा जाए और भी कुछ शामिल हुआ था, प्यारे बच्चे बोलेंगे एक डांस और था, मुदियट्टू। क्या बोलोगे, मुदियट्टू डांस को भी शामिल किया गया था 2010 के अंदर। कोई दिक्कत, अच्छा इसके अलावा भी सर कुछ है, हाँ इसके अलावा भी मैं लिखवा देता हूँ, ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चे। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें थी जो शामिल की गई, जैसे कि सर 2010 के बाद जब हम एंट्री मारते हैं किसमें, 2016 की तरफ, तो 2016 के अंदर क्या शामिल हुआ था प्यारे बच्चे, योगा। योगा को कब शामिल किया गया, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में, 2016 में। 2017 की जब बात की जाती है, क्या बताओगे, 2017 में किस चीज़ को शामिल किया गया था, तो प्यारे बच्चे नोट कर लेना, 2017 में कुंभ फेयर को शामिल किया गया था। कौन सा मेला लगता है भाई, कुंभ फेयर। कुंभ फेयर को कब शामिल किया गया, 2017 में। 2021 में क्या शामिल हुआ प्यारे बच्चे, तो दिमाग में रखना, दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा कब शामिल हुआ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में, तो प्यारे बच्चे बोलेंगे दुर्गा पूजा शामिल हुआ था 2021 में। और ये कौन सी साइट थी सर प्यारे बच्चे, 14 नंबर की साइट थी। वैसे कितनी साइट है सर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में, तो आप बोलेंगे प्यारे बच्चे 15 साइट्स हैं टोटल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। और 15वीं साइट भी शामिल की गई थी 2021 के अंदर। उसका नाम क्या था सर, उसका नाम बताएंगे, उसका नाम था प्यारे बच्चे गरबा डांस। क्या बोलोगे, गरबा। गरबा कहाँ किया जाता है सर, गरबा किया जाता है आपका गुजरात में। कहाँ पे किया जाता है, गुजरात में किया जाता है। और कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। ये सारी की सारी डिटेल मैंने आपको इस क्वेश्चन की दी। आंसर क्या दोगे प्यारे बच्चे, केरला दोगे। क्या दोगे, केरला। केरला में और कोई डांस होता है सर, हाँ जी, मोहिनी अट्टम किया जाता है। क्या बोलोगे, मोहिनी अट्टम कहाँ का डांस है प्यारे बच्चे, यहीं का डांस है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरला का है। कर्नाटक का कौन सा डांस, कुचिपुड़ी, सॉरी कर्नाटक का अगर हम बात करते हैं बेंगलुरु का है वो तो वैसे। आंध्र प्रदेश का कौन सा डांस, तो याद रखना कुचिपुड़ी किया जाता है। क्या बोलोगे प्यारे बच्चे, कुचिपुड़ी किया जाता है आंध्र प्रदेश का। ठीक है जी, तमिलनाडु का लिख लेना भरतनाट्यम। क्या किया जाता है, भरतनाट्यम। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो प्यारे बच्चे, ये है मुदियट्टू डांस। ये दिखाई दे रहा होगा, कांतारा जैसी पिक्चर एक आप लोगों ने देखी होगी। ये यहाँ का लोकल ट्राइबल डांस है जो केरल के अंदर किया जाता है। और ये थोड़ा थोड़ा डांस कुछ इस तरीके से ही दिखाई देता है प्यारे बच्चे, कुछ इस तरीके का ही दिखाई देता है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट पे पिक्चर आती है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? बोले तो लाहो इज द डांस स्टाइल ऑफ विच स्टेट, मतलब लाहो कौन से स्टेट में किया जाने वाला डांस है। चार ऑप्शन आपके दिखाई दे रहे होंगे प्यारे बच्चे, कौन कौन से चार ऑप्शन है? पहला है मणिपुर, क्या ये आंसर होगा? नाजी। क्या सिक्किम होगा सर? नाजी। क्या मेघालय होगा? हाँ जी, मेघालय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बताओगे। मेघालय का अगर हम बात करते हैं सर मेघालय की, तो मेघालय की कैपिटल पहले बताएंगे। मेघालय की कैपिटल क्या है प्यारे बच्चे? शिलोंग। क्या बोलोगे? शिलोंग मेघालय की क्या है? कैपिटल है। और यही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर हाईएस्ट रेनफॉल एरिया है। यहाँ पर हाईएस्ट रेनफॉल जो होती है वो कौन से स्टेट में होती है सर? आपके मेघालय में। पहले एक ऐसा एरिया था जिसका नाम था चेरापूंजी, इसे कह सकते हैं हाईएस्ट रेनफॉल प्लेस माना जाता है, लेकिन अब इसकी जगह मानसिनरम को बोला जाता है। किसको बोलते हैं प्यारे बच्चे? मानसिनरम। अब क्वेश्चन आता है कि सर मेघालय में कौन सा डांस होता है? मैंने बताया प्यारे बच्चे लाहो डांस कहाँ का है? मेघालय का माना जाता है। कहाँ का है सर? मेघालय का लाहो डांस माना जाता है। अच्छा, कैसे याद करोगे सर? देखो एक वर्ड आ रहा है मेघा, क्या बोलोगे? मेघा। मेघा को बोलो लाओ, मेघा लाओ। मेघा इतने टाइम होगी सर मेघा को लाओ, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं हो पा रहा? यहाँ पे खेती नहीं हो पा रही। मेघा मतलब बारिश को लेकर आओ, क्योंकि खेती नहीं हो रही। तो इससे याद रखना मेघा लाओ। मेघालय का डांस कौन सा? मेघा लाओ। इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्या इसके अलावा भी कोई डांस है? हाँ जी, इसके अलावा बोलोगे नोम क्रेम। नोम क्रेम जो डांस है प्यारे बच्चे, नोम क्रेम जो डांस है वो भी कहाँ का माना जाता है? तो वो भी बोलोगे प्यारे बच्चे मेघालय का है। कहाँ का है? नोंग क्रेम कहाँ का डांस है प्यारे बच्चे? आपका मेघालय का। इसके बाद आता है बहंदी खलम। बहंदी खलम जो डांस है प्यारे बच्चे, बहंदी खलम कहाँ का डांस माना जाता है? ये भी आपका माना जाता है मेघालय का। इसके अलावा है शाद शुक डांस। क्या बोलोगे? शाद शुक डांस भी कहाँ का है प्यारे बच्चे? ये भी मेघालय का है। चौथा अगर पूछा जाए, क्या बताओगे? चौथा अगर पूछा जाए तो बोलना सर वंगाला। वंगाला भी कहाँ का डांस है? ये भी मेघालय का है, वंगाला। और कौन सा है सर? अगला है खासी डांस। क्या बोलोगे? खासी डांस भी कहाँ का है? आपका मेघालय का माना जाता है। ये सारे डांस प्यारे बच्चे कहाँ के हैं? मेघालय के। कैसे याद करोगे? ऐसे याद कर लेना, मैं घायल। मेघालय को कैसे याद रखोगे? मैं घायल, मैं घायल। अगर मैं घायल हो गया तो मैं यही तो बोलूँगा कि भाई घायल किसकी वजह से हो गया? क्राइम की वजह से। किसकी वजह से घायल हो रहा हूँ? क्राइम की वजह से। इसीलिए मैंने बोला प्यारे बच्चे नो क्राइम। नो क्राइम, नो क्राइम मतलब कि क्राइम मत करो, क्राइम की वजह से तो क्या हो रहा हूँ? मैं घायल हो रहा हूँ। अब घायल होने का सबसे बड़ा कारण क्या था? बहुत ही। बहंदी खलम का मतलब क्या बोलोगे? इतना ज़्यादा घायल हो गया कि बेहद हो गई। अब बेहद घायल कैसे बोलोगे? बेहद घायल हो गया मैं। बहंदी खलम को याद रखने के लिए बोलना प्यारे बच्चे बेहद घायल। अब घायल भी किस वजह से हुआ था? घायल इसलिए हो गया क्योंकि उस बंदे ने तो मेरा क्या दबा दिया था? गला। गले इसको याद रख लेना, बगल में गला दबा दिया। बगल में क्या कर दिया? बगल में फंसाकर गला दबा दिया। गला, गला को याद रखने ना वंगाला। बगाल में क्या कर लिया? गला फंसा दिया, और इसी वजह से मैं क्या हो गया? घायल। अब उससे मेरी क्या निकल गई भाई? गला से फंसाओगे तो क्या निकल गई? खांसी निकल गई। खांसी। तो खांसी को कैसे याद रखोगे सर? बताया था अभी आपको डांस है खांसी वाला। ये खांसी जो डांस है ये भी किसका है सर? ये भी मेघालय में किया जाता है। और खांसी भी आ गई तो प्रॉब्लम ये थी, इसीलिए मैं दब गया क्योंकि मैं सादा सा सूखा सा था। कैसा था सर? सादा सा सूखा सा था, इसीलिए मेरे को क्या कर दिया? उसने दबा दिया। इस ट्रिक से यूज़ करना, थोड़ा आपको हेल्प मिलेगी याद करने के लिए। क्या बोलोगे? बोलना मैं घायल हो गया, और घायल होने के बाद ही मैंने बोला ये घायल होने का रीज़न था क्राइम, इसीलिए मैंने बोला नो क्राइम, नो क्राइम। इसी चक्कर में मैंने बोला घायल किसकी वजह से? ज़्यादा घायल हो गया, इसीलिए मैंने बोला बेहद घायल। बहंदी खलम को कैसे याद रखोगे? बेहद घायल हो गया, और घायल होने का कारण था बगल में क्या कर दिया? गला दबा दिया। बगल में फंसा कर क्या कर दिया सर? गला दबाया। तो बगल को कैसे याद रखोगे? वंगाला डांस को याद रखने के लिए बगल में गला दबा दिया। गला दबाओगे तो क्या निकलेगी? खांसी। खांसी भी डांस कैसे याद रखोगे? सॉरी, खांसी नृत्य, खांसी डांस को कैसे याद रखोगे? इसी वजह से। अब खांसी इसीलिए निकल गई। अब मान के चलो अगर बगल में गला दबाया था उसका रीज़न था क्योंकि उसने इतना कमज़ोर समझ लिया क्योंकि मैं सादा सूखा सा दिखाई दे रहा था, इसी वजह से आसानी से उसने गला दबाया। ठीक है जी, याद रखोगे। ये जो क्वेश्चन है इसको आप लोग ट्राई करोगे और इसका आंसर देख लेना आप लोग। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। ये आपका जो लाहो डांस है प्यारे बच्चे वो ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है, हैप्पी लाहो डांस। ठीक है जी, ये इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से कौन सा घराने से था?
गंगूबाई हंगल। ये जो गंगूबाई हंगल के बारे में आप जो सुन रहे हो प्यारे बच्चे, ये क्लासिकल सिंगर है। पहला तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, सर ये है कौन? याद रखना, ये क्लासिकल क्या है प्यारे बच्चे? सिंगर हैं। ये पूछ रहा है कि इनमें से ये कौन सी जगह से बिलोंग करती थी गंगूबाई हंगल? क्या पटियाला से बिलोंग करती थी? ना जी। ना आगरा से बिलोंग करती थी, ना बनारस से। आंसर क्या दोगे? किराना से बिलोंग करती थी। किराना कहाँ पड़ता है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो आंसर देंगे प्यारे बच्चे, उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो आंसर दे देना शामली। क्या बोलोगे? शामली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है किराना। ठीक है जी। इसकी स्थापना किसने करी किराना घराने की? तो इसके फाउंडर कौन थे प्यारे बच्चे? तो इसका फाउंडर बताएंगे, इनके फाउंडर का नाम था करीम खान। क्या बोलोगे? करीम खान इनके फाउंडर थे। अच्छा, कोई और भी पर्सनालिटी है सर जो इस घराने से बिलोंग करती है गंगूबाई हंगल के अलावा? तो आप बोलेंगे इसके अलावा भी कुछ और पर्सनालिटीज़ हैं जो यहाँ से बिलोंग करती हैं। वो पर्सनालिटी के नाम बता दो सर। जैसे पहली पर्सनालिटी कौन थी? आप बोलेंगे बलदेव सिंह बाली। क्या बोलेंगे? बलदेव सिंह बाली। बलदेव सिंह बाली कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो आंसर देंगे सर वो भी यहीं से बिलोंग करते हैं। पूछा जाए और भी कोई है सर? हाँ जी। इनके अलावा भीमसेन जोशी भी कहाँ से बिलोंग करते हैं प्यारे बच्चे? वो भी यहाँ से बिलोंग करते हैं। तीसरा पूछा जाए और कौन है सर यहीं से बिलोंग करते हैं? भूपेंद्र भट्ट। भूपेंद्र भट्ट वो भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो सीधा बोलेंगे सर वो भी किराना से बिलोंग करते हैं। और इसके अलावा भी कोई है सर? हाँ, नोट कर लेना सर। इसके अलावा जो है वो आपके कौन है? अब्दुल वाहिद खान। क्या बोलोगे? अब्दुल वाहिद खान हैं, वो भी यहीं से क्या करते हैं सर? बिलोंग करते हैं। क्या बोलोगे? यहीं से बिलोंग करते हैं। अच्छा, कैसे याद करेंगे सर? अब स्टैटिक जीके का फंडा ये है, कोशिश करो कि आप ट्रिक का यूज़ ज़्यादा कर पाओ, क्योंकि ट्रिक आपको बहुत हेल्प करेगी इन चीज़ों को याद कराना है। इसकी भी ट्रिक है, ध्यान से सुनो। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है प्यारे बच्चे, किराना। किराना को दिमाग में रख लो किराया से। कैसे याद रखोगे? किराया। किराना को याद रख लो किससे प्यारे बच्चे? किराया से याद रखो। किससे याद रखोगे? किराया से। अब किराया जो है हम लोग किससे लेते हैं? किराएदार से किससे लेते हैं? जो हमारे पेइंग गेस्ट होते हैं उनसे हम लोग क्या लेते हैं प्यारे बच्चे? किराया लेते हैं। अब सबसे बड़ी बात होती है, किराया जो वसूलता है वो क्या होता है भाई? वो तो होता है बलशाली इंसान। बलशाली। किराया जो वसूलेगा क्या करेगा? बलशाली। अपने बल का यूज़ करके किराया वसूलता है। कहते हैं ना 15 तारीख होगी किराया जाना चाहिए, सीधा मुँह पे बोलता है। कहता है 15 तारीख होगी किराया जाना चाहिए, नहीं अगले दिन तुम्हारा घर और तुम लोग दोनों के दोनों बदले मिलोगे। ठीक है जी। घर तो वैसे उन्हीं का होता है, मतलब इंसान दोनों एक तरीके से क्या मिलेगा? बदला हुआ मिलेगा। इस चीज़ के रिगार्डिंग याद रखना, किराया जो किया जाता है वसूल कैसे किया जाता है? किराएदार जो वसूल कह सकते हो, मकान मालिक अपने बल का यूज़ करके किराया क्या करता है? यूज़ एक तरीके से वसूलता है। और सर बल का यूज़ किस में करेगा? भीम जैसा शरीर होता है उसका, अपने भीम जैसे शरीर का यूज़ करके, बल का यूज़ करके क्या करता है? किराया वसूलता है। क्या करता है सर? किराया वसूलता है। अब किराएदार कौन था? किराएदार था अब्दुल। अब्दुल कहता है वाह ये तो हद हो गई, ये तो हद हो गई, तुम अब आए दिन क्या करते रहते हो? किराया बढ़ाते रहते हो, इससे तो हमारा क्या हो रहा है? नुकसान। इसी जगह से जब किराया बार बार किराया बढ़ेगा तो किराएदार के मन में क्या हो गया? पेन। पेन हो गया मेरे को, तो क्या हो गया जी? पेन हो गया कि आए दिन किराया बढ़ रहा है, कभी 1000, कभी 2000, कभी 3000, और ये बार बार वसूलता है। अरे पेन हो गया जी, पेन। क्या बोलोगे? पेन हो गया। इस चीज़ के रिगार्डिंग बोलोगे। इसका आंसर क्या दोगे? किराना दोगे। ठीक है जी। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चे? किराना होगा। आगे बढ़ें। अच्छा, पटियाला कहाँ पड़ता है सर? ये पड़ता है पंजाब में। आगरा आपका उत्तर प्रदेश, बनारस आपका यूपी। यूपी में फेमस टेम्पल काशी विश्वनाथ। क्या बोलोगे? काशी विश्वनाथ टेम्पल कहाँ का है? ये आपका उत्तर प्रदेश बनारस का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश बनारस का। अगला क्वेश्चन, ये गंगूबाई हंगल है, ये दिखाई दे रही होंगी आप लोगों को। गंगूबाई हंगल है, टाइम भी देख लो 1913 से लेकर 2009 तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है सर, हरशंकर भट्टाचार्य डैश के उस्ताद हैं। डैश का बोले तो आपको फिल करना है, ये डैश पे क्या आएगा? किस चीज़ के उस्ताद हैं? वायलिन के हैं, संतूर के, सारंगी के, या सितार के? फटाफट आंसर करो। सर ये तो ना वायलिन के से आपके हैं, ना ही संतूर के हैं, ना ही सारंगी के। ये हैं किसके सर? सितार के आपके माने जाते हैं उस्ताद, यानी कि द माइस्ट्रो ऑफ सितार। क्या बोलोगे? हरशंकर भट्टाचार्य इज़ द माइस्ट्रो ऑफ सितार। अब सितार वर्ड की जब बात आती है, किसकी सर? सितार वर्ड की जब बात आती है तो इसमें देखो एक वर्ड आ रहा है सीता। क्या बोलोगे? सीता। आप बोलोगे सर सीता वर्ड आ रहा है इसमें,
तो सीता जब वर्ड आ रहा है तो सीता के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा। इनको क्या कर लिया गया था सर? किडनैप बाय रावण। किसने किडनैप किया था? रावण ने सर किडनैप कर लिया था। अब जब किडनैप करोगे तो भाई सीधी सी बात है, क्या बोलोगे सर? सीता को जब किडनैप कर लिया तो कहाँ लेकर गया सीता को? ये सीता जी को लेकर चला गया श्रीलंका। और सबसे बड़ी बात आती है सर, जब रावण ने इनको किडनैप किया था तो सीता जी के पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी। उनके पास तो तार भी भेजने के लिए क्या नहीं था? तार भी भेजने के लिए उनके पास संदेश या कह सकते हो मीडियम ही नहीं था जिसके थ्रू तार भेज पाती। उस चक्कर में फिर किसने सर? हरशंकर जी के भक्त ने, किसने? हरशंकर जी के भक्त ने क्या करने की कोशिश करी? हरशंकर जी के भक्त ने क्या करने की कोशिश करी? सीता जी को बचाने का प्रयास किया। इवन हरशंकर के भक्तों में पंडित जी भी शामिल थे। कौन शामिल थे भाई? पंडित जी भी शामिल थे, यानी कि पंडित रविशंकर भी किसके उस्ताद हो गए? सितार के उस्ताद हैं। किसके उस्ताद हैं प्यारे बच्चे? सितार के उस्ताद हैं पंडित रविशंकर जी भी। अच्छा सर, जब सीता मिल गई ना, तो उसके बाद सभी के चेहरे क्या हो उठे सर? खिल उठे। क्या बोलोगे? निखिल से याद रख लेना, खिल उठे। निखिल बैनर्जी, सबके चेहरे क्या उठे सर? खिल उठे। और सीता जी, ऐसा क्या हो गया था सर चीज़ जो चेहरे खिल उठे? क्योंकि सीता जी मिल गई थी। अच्छा, सीता जी गई कहाँ थी सर? सीता जी चली गई थी विलायत। कहाँ चली गई थी? विलायत। खान से याद रखना। विलायत को कैसे याद रखोगे? तो विलायत का मतलब है सर, विलायत कहाँ चली गई थी? आपका इंडिया के जस्ट बगल वाले देश श्रीलंका की तरफ चली गई थी। इसीलिए विलायत का मतलब विदेश की बात कर रहा है। इसीलिए विलायत खान भी किससे एसोसिएटेड हैं सर? सितार से। और अगर हम बात करते हैं ये सारे के सारे जो आपके मेंबर हैं ये किससे एसोसिएटेड हैं? तो सीधा बोलोगे सितार। अच्छा सर, वायलिन से कौन एसोसिएटेड है ये भी बता दो। वायलिन क्या है सर? वायलिन एक तरीके का, याद रखना, इसको याद रखो बाय से। बाय वायलिन, वाय वायलिन से याद रखो। एक बीमारी है बाय, अगर बीमारी हो जाती है तो सर सुबह सुबह क्या बोलोगे? सुब्रमण्यम। सुबह सुबह को याद रख लेना, सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम, ठीक है जी। सुबह सुबह क्या याद रखोगे सर? सुब्रमण्यम। सुबह सुबह कहाँ चलेंगे? सुबह सुबह उस समय डॉक्टर तो होते नहीं थे, तो डॉक्टर को बोलते थे सर वेद। क्या बोलते थे? वेद। यानी कि सुब्रमण्यम आपका कह सकते हो क्या सर? वेद। क्या बोलेंगे? सुब्रमण्यम वेद। इनका पूरा नाम क्या है सर? इनका पूरा नाम है, तो याद रखना, के वेदनाथ जी। क्या बोलोगे? के वेदनाथ जी। के वेदनाथ। ये सुब्रमण्यम आपके के वेदनाथ, इनका पूरा नाम क्या है सर? के सुब्रमण्यम है। क्या है सर? के सुब्रमण्यम। अच्छा, संतूर को कैसे याद रखोगे सर? संतूर को याद रख लेना संत से, संत। और संत जी यानी कि हर संत, यानी कि हर संत किसके भजन गाता है? हर संत तो भजन गाते हैं सर, किसके? हर संत भजन गाते हैं। भजन को याद रखना भजन सुपारी से। और याद रखना हर संत भजन किसके गाता है? शिव शंकर जी के गाता है। तो शिव शंकर किसके हैं सर? शिव शंकर जी भी रिलेट करते हैं संतूर से। सर संतूर क्यों नाम है इसका? संतूर इसलिए है क्योंकि अभी कभी देखोगे ना संतूर वगैरह में, तो संतूर जो होता है ना, इसके अंदर करीबन 100 तरीके की स्ट्रिंग्स हैं, 100 तरीके की तारें बंधी होती हैं। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा है सर? संतूर पड़ा है। 100 तरीके की तारों को ध्यान में रख के इसका नाम क्या पड़ा है? संतूर पड़ा है। ठीक है जी, ठीक है जी। क्या बोलोगे? शिव जी के भजन कौन सुनते हैं? संत लोग सुनते हैं, याद रख लेना। शिव जी के भजन कौन सुनते हैं? संत लोग। और संत को याद रख लेना किससे? संतूर से। ठीक है जी, कोई दिक्कत? अच्छा, सारंगी के बारे में भी बता दो सर। सारंगी के बारे में, सारंगी को प्ले करने वाले 2 प्लेयर ही हैं। उनका नाम है, एक का नाम है बुंदू खान। बुंदू खान बोलोगे सर? बुंदू खान है। और दूसरी तरफ है आपके कौन? आपके कह सकते हो सर सुल्तान, सुल्तान खान। बुंदू खान और सुल्तान खान जो हैं, ये दोनों के दोनों किसके प्लेयर हैं सर? सारंगी प्लेयर हैं। क्या है सर? ये सारंगी प्लेयर हैं। याद रखना, पहले की स्टार्टिंग के 9 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के होंगे। उसके बाद प्यारे बच्चे पॉलिटी की तरफ खिसकेंगे, फिर आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, फिर आपकी बायोलॉजी यानी कि साइंस के क्वेश्चन आएंगे, फिर आपके गेम से रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे। मतलब टोटल करीबन क्वेश्चन बहुत हैं इसके अंदर। ठीक है जी, तो लाइन वाइज चलते जाएंगे। अपने स्कोर भी देखते जाना कितने बन रहे हैं आप लोगों के। ये कौन है सर? यही हैं हरशंकर भट्टाचार्य। कौन है सर? इन्हीं का नाम हरशंकर भट्टाचार्य है। क्या बोलोगे? हरशंकर भट्टाचार्य। ये प्ले कर रहे हैं क्या सर? सितार।
क्या प्ले कर रहे हैं? सितार प्लेयर हैं। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सर, चिथिराई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आप लोग देखकर आंसर बताएंगे, पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान या मेघालय। सर पंजाब में, शक्ल से ही पता लग रहा है। क्या ये पंजाब में ऐसा डांस कभी देखा है आपने, सॉरी ऐसा कभी फेस्टिवल देखा है? ना जी। पंजाब में जो फेस्टिवल मनाते हैं वो तो लोहड़ी मनाते हैं सर, लोहड़ी। और कौन सा मनाते हैं सर? बैसाखी मनाया जाता है। बैसाखी फेस्टिवल कहाँ का है सर? आपके पंजाब का। क्या तमिलनाडु में मनाते हैं? हाँ जी सर। कौन सा फेस्टिवल है सर? यही है चिथिराई। क्या इसके अलावा भी कोई फेस्टिवल है जो तमिलनाडु में मनाते हैं? हाँ जी सर, वो मनाते हैं पोंगल। क्या बोलोगे? पोंगल। बात करते हैं इसके बारे में, राजस्थान में कोई फेस्टिवल, मेघालय में कोई फेस्टिवल। ये क्वेश्चन आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में बताना कि राजस्थान का कौन सा फेस्टिवल होगा और मेघालय का कौन सा फेस्टिवल। ये मैं चेक करूँगा आप लोगों का कि सर इसके अलावा आप कौन कौन से फेस्टिवल बता सकते हो। ठीक है जी। चलो अगर हम बात करते हैं सर किस चीज़ की, तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के बारे में थोड़ा सा एक फैक्चुअल पॉइंट दिमाग में रखेंगे प्यारे बच्चे। यहाँ पर देखो एक वर्ड आ रहा है चिथिराई। चिथिराई से भी एक फेस्टिवल है चित्राई। चित्राई फेस्टिवल भी कहाँ का है सर? वो भी आपका माना जाता है, दिस इज़ अ फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। इसमें देखो एक वर्ड आ रहा है चित्र। क्या बोलोगे? चित्र। अब चित्र को कैसे याद रखोगे? तमिलनाडु से कैसे लिंक करें कि इसका सर डांस यानी कि इसका फेस्टिवल याद रहे? तो तमिलनाडु को याद रख लेना तुम मिलना, तुम मिल से याद रख लेना तमिलनाडु। क्या याद रखोगे? तुम मिल से याद रख लेना, तुम मिल से याद रख लेना क्या सर? तमिलनाडु। तुम मिलना, मैं तुम्हारा क्या बनाऊंगा? तुम्हारा चित्र बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा सर? चित्र। चित्राई को याद रख लेना, तुम्हारा चित्र बनाऊंगा। तो कहती है ठीक है मैं कल आऊंगी। क्या कहती है? मैं कल आऊंगी। तो कहता है जल्दी जल्दी आना, मैं तुम्हारा चित्र बनाऊंगा। जल्दी जल्दी को याद रख लेना जली कट्टू से। जल्दी जल्दी को दिमाग में रखना जली कट्टू से। अगर तुम नहीं आई तो मैं क्या हो जाऊंगा सर? पागल हो जाऊंगा। पागल। पागल का मतलब प्यारे बच्चे पोंगल से याद रखो। अगर नहीं आई तो मैं पागल हो जाऊंगा, मतलब पोंगल का डांस याद रखना इसके बाद। और इसी तरीके से याद रखना सर पोंगल डांस भी कहाँ किया, सॉरी पोंगल फेस्टिवल भी कहाँ मनाया जाता है? तो सीधा बोलेंगे प्यारे बच्चे ये मनाया जाता है आपका कहाँ पे? ये भी मनाया जाता है तमिलनाडु में। तो वो लड़की कहती है महामहम, बिल्कुल आऊँगी। महम कैसे है ना, राजा के समय में जब राजा का टाइम पीरियड चलता था कहता ना जी महामहम, बिल्कुल आएंगे हम। महामहम का मतलब राज़ी हो गई, ठीक है आएंगे। और यहीं पर एक और डांस किया, एक और फेस्टिवल होता है पुंथुडू। पुंथुडू कहाँ का फेस्टिवल है? तो दिमाग में रख लेना आपका तमिलनाडु का। इसी को बोलते हैं न्यू ईयर ऑफ, क्या बोलोगे? न्यू ईयर ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का न्यू ईयर किसे बोला जाता है? पुंथुडू को बोला जाता है प्यारे बच्चे। न्यू ईयर ऑफ तमिलनाडु भी बोल सकते हो और न्यू ईयर ऑफ साउथ भी बोल सकते हो। न्यू ईयर ऑफ क्या बोलोगे? साउथ बोलोगे। वो कहाँ के है सर? ये आपका तमिलनाडु का फेस्टिवल माना जाता है। अच्छा जल्लीकट्टू के बारे में थोड़ा सा बताओ सर। दिस इज़ कॉल्ड बुल फाइटिंग। कैसा है सर ये बुल फाइटिंग वाला क्या है सर? एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। कहते हैं कि इस फेस्टिवल पे यानी कि जो पोंगल फेस्टिवल होता है ना, इसी दिन क्या ऑर्गेनाइज किया जाता है तमिलनाडु में? जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू क्या है सर? बुल फाइटिंग होती है, एक तरीके का गेम है जिसमें 2 सांडों को आपस में लड़वाया जाता है आमने सामने खड़ा करके। और इस पर एक केस भी हो गया था, बुल फाइटिंग की वजह से कुछ लोगों की जान चली गई थी, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक और स्टे लगाने का काम किया था। चलो आगे बढ़ते हैं सर। अच्छा कोई डांस करते हैं तमिलनाडु में? हाँ जी बताया था ना आपको, भरतनाट्यम किया जाता है। भरतनाट्यम कौन से स्टेट का डांस है सर? तमिलनाडु का माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता? आंसर करेंगे भाई। भारत ने पहली बार आपके हॉकी का विश्व कप का खिताब कब जीता? आंसर होगा क्या? अच्छा सर इसका आंसर क्या होगा? 1975 होगा, 78 होगा, 71 होगा या 82 होगा? ना तो 78 होगा, 71 होगा, ना ही 82। आंसर होगा 1975। अच्छा सर अगर हम हॉकी की जब बात कर ही रहे हैं तो ये भी बता दो हम हॉकी में कितनी बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं? हम हॉकी में
कितनी बार हमारा इंडिया वर्ल्ड कप लाया है सर? तो याद रखना एक ही बार जीते हैं। पूछा जाता है सर हॉकी के बारे में कि हॉकी का पहला विश्व कप कब हुआ था? 1971 में हुआ था, लेकिन वो किसके बीच में हुआ था? तो याद रखना प्यारे बच्चे, वो स्पेन वर्सेस पाकिस्तान के बीच में हुआ था। स्पेन वर्सेस पाकिस्तान के बीच में हुआ था। क्या बोलोगे? स्पेन वर्सेस पाकिस्तान के बीच में हुआ था। अब पूछा जाए कि सर इसमें जीता कौन था? इसमें जीता था प्यारे बच्चे पाकिस्तान। कौन जीता था पहला विश्व कप? पाकिस्तान जीत गया था। और ये ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ था सर? पहला विश्व कप बार्सिलोना में हुआ था। बार्सिलोना एक जगह पड़ती है, इसी जगह पे पहला विश्व कप ऑर्गेनाइज़ किया गया। हम जो जीते थे वो 1975। ये कौन से नंबर का विश्व कप है सर? ये तीसरे नंबर का विश्व कप है। हम जो जीते थे वो थर्ड वर्ल्ड कप था। थर्ड वर्ल्ड कप हुआ था सर आपका 1975 में। ये किसके बीच में हुआ सर? भारत वर्सेस यानी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में। और इंडिया वर्सेस जब पाकिस्तान के बीच में हुआ था तो इसमें कौन जीता? इंडिया जीती। उस समय भारत के कैप्टन कौन थे हॉकी के? उस समय भारत के कैप्टन यानी इंडिया के कैप्टन हॉकी के थे अजीत पाल सिंह। क्या बोलोगे प्यारे बच्चे? अजीत पाल सिंह थे उस समय भारत के हॉकी के कैप्टन। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दिमाग में रखना 11 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी प्यारे बच्चे? 11 खिलाड़ी होते हैं। क्या बोलोगे? 11 खिलाड़ी होते हैं। अच्छा, इसके बाद सर हाल ही में 2023 में भी हॉकी हुआ था ना? हाल ही में 2023 में भी क्या हुआ था? 2023 में हॉकी विश्व कप हुआ था। ये 2023 का हॉकी विश्व कप कहाँ हुआ था? ये भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंडिया में। इंडिया में कौन सी जगह सर? उड़ीसा में किया गया था। उड़ीसा में कौन सी जगह है? उड़ीसा में भुवनेश्वर बोलोगे, भुवनेश्वर। कहाँ पे हुआ था प्यारे बच्चे? भुवनेश्वर में किया गया था। पूछा जाए कि सर इंडिया में कहाँ पर होगा था ये विश्व कप? तो इंडिया में बोल देना 2023 का। 2023 का इंडिया में कहाँ हुआ था? तो सीधा आंसर देंगे सर ये हुआ था उड़ीसा में। कहाँ हुआ था प्यारे बच्चे? उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सी जगह पड़ती है ऐसी? भुवनेश्वर पड़ती है, भुवनेश्वर। यहीं पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था। क्या हमारे बीच में हुआ था? नहीं जी, ये हुआ था जर्मनी के साथ। किसके साथ सर? जर्मनी के साथ हुआ था। और जर्मनी के साथ कौन लड़ा था सर? जर्मनी के साथ किसका गेम हुआ था? तो याद रख लेना, इसमें डाल देंगे प्यारे बच्चे बेल्जियम। जर्मनी और बेल्जियम के बीच में हॉकी विश्व कप हुआ था। पूछा जाए बेल्जियम और जर्मनी में जीता कौन? ये बताएंगे भाई। इसमें जर्मनी और बेल्जियम में कौन जीता? तो याद रखना जर्मनी जीता था। कौन जीता प्यारे बच्चे? जर्मनी जीता। आपका क्वेश्चन ये है कि 2026 में जो आपका हॉकी का विश्व कप होगा, किसका सर? हॉकी का जो वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। बताएंगे फटाफट। हॉकी का जो विश्व कप है 2026 में कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा? तो आंसर दे देना सर, ये दो जगह हो सकता है। या तो बेल्जियम में होगा, कहाँ पे? या तो बेल्जियम में होगा या तो नीदरलैंड में होगा। क्या वहाँ पर होगा सर? नीदरलैंड, नीदरलैंड में। ठीक है जी, ये दो जगह हैं, बेल्जियम या नीदरलैंड में ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। ठीक है जी। हमारे विश्व कप में जब हमने हॉकी जीता था उस समय याद रखना भारत के कैप्टन कौन थे? अजीत पाल सिंह। क्या बोलोगे? अजीत पाल सिंह माने जाते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? हु इज़ द मैजिशियन ऑफ हॉकी? हॉकी का जादूगर बोला जाता है सर किसको? बोलोगे मेजर ध्यानचंद। क्या बोलेंगे? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ही इज़ द हॉकी के जादूगर। आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट, डैश पंजाब राज्य से संगीत का एक मुखर रूप है। डैश पंजाब राज्य से संगीत का, से नहीं, यानी डैश पंजाब राज्य का संगीत का एक मुखर रूप है। बताएंगे मतलब कि जो संगीत है उसका एक मुखर, मुखर मतलब होता है नॉर्मल बेसिस पे। क्या बोलोगे? इसे बोलोगे सर एक वोकल फॉर्म। वोकल का मतलब होता है जो एक मुख से गाने वाला एक संगीत है, वो पंजाब का इनमें से कौन सा है? कव्वाली गाते हैं क्या पंजाब में? नहीं सर, पंजाब में कव्वाली कहाँ गाई जाती है? नहीं। क्या गज़ल गाते हैं? नहीं सर, गज़ल तो सैड सॉन्ग को बोलते हो। क्या बोलते हो? सैड सॉन्ग को। सैड सॉन्ग को हम लोग जो गाते हैं वो नॉर्मली गज़ल गाते हैं। जैसे आपने सुना होगा पंकज उदास के गाने। पंकज उदास जो हैं वो नॉर्मली कौन सा गाना गाते हैं? गज़ल गाते हैं। ठीक है जी। ऐसी जगजीत सिंह जो हैं वो भी गज़ल गाते हैं। जगजीत सिंह का गाना आपने सुना होगा। जगजीत सिंह का गाना है सर, चिट्ठी ना कोई संदेश, न जाने कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। ये एक्चुअल में क्या है प्यारे बच्चे? गज़ल है। ठीक है जी। अब बात करते हैं टप्पा या हाइम। याद रखना टप्पा।
टप्पा जो है नाम से ही पता लग रहा है थोड़ा थोड़ा, ये पंजाब का ही है। नॉर्मली पंजाब का जो संगीत का मुखर रूप है प्यारे बच्चे कौन सा है, तो आंसर दे देना सर, वो माना जाता है टप्पा। टप्पा से कैसे याद रखोगे, टप्पा को याद रखना पंजा से। अगर हम किसी को पंजा मारें तो कहाँ खा के गिरेगा सर, क्या खा के गिरेगा, टप्पा खा के गिरेगा। टप्पा, पंजा मार दिया तो क्या खा के गिरेगा, टप्पा खा के गिरेगा। और यही पंजा अगर हमने पूरा कोई अच्छे काम करने के लिए लगाया तो हम कहेंगे प्यारे बच्चे जुग जुग जियो। क्या जियो, जुग जुग जियो, यानी जुगनी भी कहाँ का है, ये भी आपका माना जाता है प्यारे बच्चे पंजाब का। कहाँ का है सर, पंजाब का। और कभी कभी हम लोग किसी को सर पे हाथ रख के किसी को आशीर्वाद भी देते हैं, जैसे कोई जोड़ा शादीशुदा है उसे बोलते हैं सदा सुहागन रहो। तो सुहाग भी कहाँ का है प्यारे बच्चे, ये भी माना जाता है पंजाब का। कहाँ का है, पंजाब का। तो ये कुछ बेसिकली आपके मुखर डांस है जो कहाँ के हैं, पंजाब के। टप्पा ध्यान से लिख लेना, टप्पा आपका ये रहा, टप्पा हो गया सर। जुगनी और सुहाग कहाँ के हैं, ये पंजाब के मुखर रूप माने जाते हैं। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, ये टप्पा है भाई, टप्पा इसे बोलते हैं, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ये टप्पा डांस है जो एक्चुअल में किया जाता है पंजाब स्टेट के अंदर। आगे आता है, दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है। चार ऑप्शन देख लो, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। दुनिया का सबसे पुराना टेनिस आपका टूर्नामेंट कौन सा इनमें से माना जाता है। फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। दिखाई दे रहा होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन ये रहा आपका, विंबलडन हो गया, ये आपका कह सकते हो कौन सा है, आपका फ्रेंच ओपन है, ये आपका यूएस ओपन है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन और आंसर करेंगे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है। सबसे पहले तो इसको याद रखेंगे ट्रिक से। जब भी याद रखना, टेनिस की जब बात आती है, किसकी प्यारे बच्चे, टेनिस के लिए, तो इसके लिए 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। क्या होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम। जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, उन्हीं 4 ग्रैंड स्लैम के नाम ही ये लिखे गए हैं आपके। ये 4 ग्रैंड स्लैम के नाम ही हैं। इसको याद करने की ट्रिक लिख लेना, आफ बाऊ। आफ बाऊ से याद रखो। आफ का मतलब, ए का मतलब हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन। क्या बोलोगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसके लिए होता है सर, ये भी आपका टेनिस से रिलेटेड है। एफ से याद रख लेना प्यारे बच्चे फ्रेंच ओपन। क्या बोलोगे, फ्रेंच ओपन कह देना। और बी का मतलब याद रख लेना विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन कहते हैं, विंबलडन ओपन कहा जाता है, ये भी दिमाग में रखेंगे। और यूएस का होता है सर यूएस ओपन। क्या बोलेंगे, यूएस ओपन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब इनमें से बात की जा रही है सबसे पुराना इनमें से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट है। क्या फ्रेंच ओपन है, फ्रेंच ओपन कब आया, यूएस ओपन कब आया, विंबलडन कब आया और ऑस्ट्रेलियन कब आया। विंबलडन आया प्यारे बच्चे 1877 में, 1877 का है। यूएस ओपन है आपका 1881 का, आपका फ्रेंच ओपन है 1891 का और ऑस्ट्रेलियन ओपन है 1905 का। बता दो ज़रा सबसे पुराना कौन सा है। सबसे पुराना है प्यारे बच्चे विंबलडन ओपन। कौन सा है, विंबलडन ओपन माना जाता है। इससे पुराना कौन सा है, यूएस ओपन जो आपका 1881 में आया। और फ्रेंच ओपन कब आया, 1891 में। और ऑस्ट्रेलियन ओपन कब आया प्यारे बच्चे, 1905 में आया था। इसीलिए पूछा जाए सबसे नया कौन सा है इन चारों ग्रैंड स्लैम में, तो आंसर दे देना ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे नया है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई द्वारा लिखी गई है। इनमें से कौन सा एक बुक है जो बुकर पुरस्कार जानते हो, दिस इज़ अ प्राइज़, और जो कि लिटरेचर फील्ड में दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चे। इसमें कौन सा ऐसा आपकी जो किताब है वो एक तरीके से बुकर पुरस्कार भी विजेता हुई है और किरण देसाई द्वारा लिखी गई है। क्या वो बुक आपकी शांताराम है, क्या वो अ फाइन बैलेंस है, क्या वो द ईयर ऑफ रनवेज है, या द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के नाम से जानी जाती है। बताएंगे भाई। चलो चेक करते हैं भाई। अगर हम बात करते हैं बुकर प्राइज़ की, तो याद रखना बुकर प्राइज़ जो होता है सर, कौन सा, बुकर प्राइज़। बुकर प्राइज़ की जब भी दिमाग में बात आए तो याद रखना ये कौन से फील्ड में दिया जाता है। ये लिटरेचर फील्ड में दिया जाने वाला अवार्ड है। लिटरेचर फील्ड में दिया जाने वाला प्यारे बच्चे अवार्ड है, लिटरेचर फील्ड में दिया जाता है।
ठीक है जी। एक होता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। वो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है सर, वो भी एक लिटरेचर फील्ड में दिया जाने वाला अवार्ड है। साहित्य अकादमी में बस याद रखना, उसमें प्राइज़ वैल्यू जो होती है वो 11 लाख रुपए की प्राइज़ होती है। 11 लाख राशि मिलती है। अगर आप अच्छा खासा लिटरेचर लिखते हैं, बहुत बढ़िया साहित्य लिखते हैं ना, तो 11 लाख रुपए उसमें मिलते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा फेमस हैं। बुकर प्राइज़ जो दिया जाता है, ये भी लिटरेचर से रिलेटेड फील्ड है। याद रखना, जो आपकी किरण देसाई की बुक है, उनका नाम क्या है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। कौन सी बुक है इनकी? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस है। ये जो दिखाई दे रही हैं, ये किरण देसाई हैं। कौन है प्यारे बच्चे? किरण देसाई। इन्हीं की मम्मी का नाम है अनीता देसाई। क्या नाम है प्यारे बच्चे? अनीता देसाई इन्हीं की मम्मी जी का नाम है। इन्हीं की मम्मी का नाम क्या है प्यारे बच्चे? अनीता देसाई है। क्या सर इन्होंने भी कोई बुक लिखी थी? हाँ जी, इनकी बुक का नाम है, इनकी मम्मी की बुक का नाम है इन कस्टडी। इनकी मम्मी की बुक का नाम क्या है? इन कस्टडी इनकी मम्मी की बुक का नाम है। क्या बोलोगे? इन कस्टडी किनकी बुक का नाम है? इन्हीं की मम्मी का बुक का नाम है। और एक बुक और है सर, फास्टिंग फीस्टिंग भी जो बुक है सर, वो भी किनकी है? वो भी मानी जाती है इन्हीं की मम्मी की। फास्टिंग फीस्टिंग भी किसकी बुक का नाम है? तो दिमाग में रख लेना, ये भी किरण देसाई की मम्मी यानी कि अनीता देसाई की बुक का नाम माना जाता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है सर संविधान। अब आते हैं पॉलिटी सेक्शन पे। अब आते हैं प्यारे बच्चे पॉलिटी सेक्शन पे। पॉलिटी के रिलेटेड क्वेश्चन शुरू हो गए आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टेक प्लेस? यानी संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946, 16 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948 या 26 नवंबर 1946? ना जी सर, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। 9 दिसंबर 1946 को पहला कॉन्फ्रेंस किया गया था। सत्र का मतलब होता है प्यारे बच्चे सेशन, पहला सेशन हुआ था। अब सेशन का मतलब होता है बैठक। अब बैठक तभी होगी ना जब असेंबली बनी होगी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी थी प्यारे बच्चे? तब आंसर दे देना 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 को असेंबली बनी और इसी के 3 दिन बाद 9 दिसंबर 1946 को प्यारे बच्चे पहली बैठक कराई गई थी। इस पहली बैठक के अंदर पहला क्वेश्चन, पहली बैठक के अंदर आपके प्रेसिडेंट कौन बने थे प्यारे बच्चे? कौन बने थे? इनके प्रेसिडेंट बने थे सर आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पहले प्रेसिडेंट का नाम क्या था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया पहला प्रेसिडेंट आपकी किसका सर? वो भी संविधान सभा का। कैसे प्रेसिडेंट थे सर? परमानेंट या टेम्पररी? टेम्पररी प्रेसिडेंट रह चुके थे। दूसरी बात, इस संविधान का संबोधन किसने किया था? यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के स्पीकर पहले कौन थे? हु इज़ द फर्स्ट स्पीकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? पहले स्पीकर का नाम कोई मुझे बच्चा बता सकता है? हु इज़ द फर्स्ट स्पीकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? यानी कि पहले स्पीकर कौन रह चुके थे सर आपके संविधान सभा के? उनका नाम था JB कृपलानी। क्या बोलोगे? JB कृपलानी। इन्हीं की पत्नी का नाम है आपकी क्या सर? सुचेता कृपलानी। क्या नाम है प्यारे बच्चे? सुचेता कृपलानी। प्रेसिडेंट आपके पहले कौन बने थे? तो याद रखना सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बात यहीं से आती है प्यारे बच्चे, दूसरी बात आती है सेकंड बैठक ऑर्गेनाइज की गई थी 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई तो प्रेसिडेंट चेंज हो गए। प्रेसिडेंट बनाए गए कौन? प्रेसिडेंट बदले गए और बनाए गए राजेंद्र प्रसाद जी को। कौन बने? राजेंद्र प्रसाद जी। अब भीड़ थोड़ी ज़्यादा हो गई क्योंकि पहले वाले सेशन में मेंबर कितने आए थे सर? टोटल 389 मेंबर्स थे। किसमें सर? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब बनी थी इसमें टोटल 389 मेंबर थे। लेकिन जब पहला सेशन ऑर्गेनाइज किया गया, पहला सेशन यानी 9 दिसंबर को बैठक हुई, तो उसमें सिर्फ 211 मेंबर ही आए। कितने मेंबर आए प्यारे बच्चे? 211 मेंबर। जब सेकंड ऑर्गेनाइज की गई तो इसमें मेंबर थोड़े ज़्यादा बढ़ गए तो इसीलिए प्रेसिडेंट के साथ साथ उनको कंट्रोल करने के लिए एक वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया गया। वो वाइस प्रेसिडेंट कौन बने प्यारे बच्चे? वो वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या था? कोई मुझे बता सकता है? उनका नाम था HC मुखर्जी। क्या बोलोगे? HC मुखर्जी उनका नाम था। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? HC मुखर्जी इनका नाम था। HC मुखर्जी इनका नाम था। HC का मतलब होता है हरेंद्र कुमार, यानी कि हरेंद्र नाथ कुमार मुखर्जी। और इसी के बाद यहीं पर कौन बनाए गए सर? यहीं पर बनाए गए आपके कौन? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। यहीं पे बनाए आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। उनका नाम पड़ा सर कौन? BN राव। कौन बने? BN राव बने आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र के रूप में शामिल हुए थे। कोई दिक्कत? ठीक है जी,
ये क्या लिखा है सर, पहला सत्र। अब पूछा जाता है सर पहला सत्र कब से कब तक चला, तो याद रखना 9 दिसंबर 1946 से लेकर आपका पहला सत्र खत्म हुआ था 23 दिसंबर 1946 को। कब खत्म हुआ प्यारे बच्चे, 23 दिसंबर 1946 को। टोटल कितने सत्र हुए, टोटल 11 सत्र हुए थे इसमें। कितने सत्र प्यारे बच्चे, 11 सेशन ऑर्गेनाइज किए गए थे आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान का परामर्शदाता कौन था, यानी कि हु वाज द एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे सर क्या, आपके राजेंद्र प्रसाद जी थे, BN राव थे, या KM मुंशी। ना जी, KM मुंशी तो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। किसके सर, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर माने जाते हैं। ये कहाँ से आ जाएंगे सर, राजेंद्र प्रसाद जी थे क्या, नहीं, ये तो भारत के बाद में पहले प्रेसिडेंट बनेंगे आपके। ठीक है जी, BR अम्बेडकर तो ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे प्यारे बच्चे, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। किसके हेड थे सर, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। बचे कौन सर, BN राव। कौन है, BN राव ही थे जो भारत के क्या बने थे सर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर बने थे। कौन बने सर, BN राव। क्या बोलोगे, BN राव। इनका पूरा नाम क्या था, इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव। क्या बोलोगे भाई, बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम माना जाता है। कोई दिक्कत, यही आपके क्या है सर, संवैधानिक सलाहकार माने गए। अच्छा सर, संविधान की बात आती है तो संविधान कब बना था हमारा, संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को। इसी वजह से इस दिन को आप कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से जानते हो। किस नाम से प्यारे बच्चे, कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं। संविधान बनाने में आसान थोड़ी ना संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का वक्त लग गया। कारण बस ये था कि संविधान बनाने के लिए इकट्ठा तो कर लिए थे हमने लोग, कितने सर, 389 लोग, और ये भी तैयार हो गए थे संविधान बनाने के लिए। 9 दिसंबर से शुरू भी हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन बनना, लेकिन इतनी सारी लड़ाइयाँ हुई क्योंकि 1946 के बाद अगले साल आ गया 1947। भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त की तारीख को। आज़ाद होने के बाद पार्टीशन के टाइम इतनी लड़ाइयाँ हुई कि आधा ध्यान तो संविधान से हट ही गया। आधा टाइम तो हमारा किस में निकल गया, आधा टाइम तो इस पार्टीशन की लड़ाइयों को रोकने में निकल गया। आधे से ज़्यादा मेंबर 389 मेंबर्स तो कुछ लोग छोड़ के भाग गए, कहाँ, पाकिस्तान की तरफ चले गए। इसलिए मेंबर भी घट गए हमारे संविधान बनाने वाले, वो बच गए प्यारे बच्चे 299। जब संविधान बनने की बात आई तब तक रह गए सिर्फ कितने, 284। कुछ ऐसे सीनियर सिटीजन्स थे जिनकी डेथ हो गई, कुछ ऐसे थे जो इस्तीफ़ा दे चुके, रेजिग्नेशन दे दिया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, जिससे धीरे धीरे मेंबर्स को घटौती होते हुए घटते घटते 1949 में 284 ही मेंबर बचे। इन 284 मेंबर में 15 महिलाएं भी शामिल थीं। कौन सर, 15th वुमेन भी। आगे आएगा इसका क्वेश्चन, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा का गठन किया गया था। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो एक तरीके से इस्टेब्लिश किया गया वो क्या क्रिप्स मिशन में किया गया था। क्रिप्स मिशन के दौरान ना जी सर, ये तो हमने मना कर दिया था। क्या कर दिया था सर, मना। इसी को तो गांधी जी ने बोला, दिस इज कॉल्ड पोस्ट डेटेड चेक। क्या बोला गांधी जी ने, कहते हैं जी पोस्ट डेटेड चेक है ये, हटाओ इसको, हमारे काम का नहीं। उसके बाद क्या कैबिनेट मिशन के थ्रू हुआ था, हाँ जी सर, यही वो आंसर होगा। कैबिनेट मिशन प्लान के ज़रिए ही भारत में क्या बनी थी सर, संविधान सभा। ये कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में, ये आया था सर 24 मार्च 1946 को। कब आया भारत में, 24 मार्च 1946 को। लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश करी सर, इसने रिपोर्ट पेश की थी 16 मई 1946 को। कब पेश करी प्यारे बच्चे रिपोर्ट, 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट इसने पेश की थी। कब पेश की, 16 मई 1946 को। और इसी के ज़रिए हमारे भारत की कैबिनेट मिशन बन गई थी, अब मिशन बन गई थी हमारी पूरी तरीके से। और इसी मिशन ने अथॉरिटी दी कि भारत की क्या बनाओ सर, भारत की बनाओ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब असेंबली बनाने के लिए अथॉरिटी किससे मिली सर, हमें कैबिनेट मिशन से मिल गई। अब जब मिली तब हमारा भारत का संविधान बना कौन सी तारीख को, 6 दिसंबर, सॉरी संविधान नहीं, असेंबली बनी 6 दिसंबर 1946 को। अब बैठक बुलानी थी क्योंकि संविधान बनाना था, इकट्ठा करने के लोगों को बोलते हैं असेंबली बनाना। ठीक है जी, अकेले भीमराव अंबेडकर ही नहीं बैठे थे ना असेंबली में, उनका काम तो लोगों को, लोग जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं उनको चेक करने की कमेटी का काम ही, उनका हेड जो था वो आपके भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। जैसे आप लोग मान के चलो, मैंने बोला आप लोग रूल एंड रेगुलेशन लिखो, मैं चेक करूंगा कि देश के लिए रूल एंड रेगुलेशन ठीक है कि नहीं। अगर नहीं होंगे तो मैं उनको सुधार करने के लिए वापस भेज दूंगा। इन्हीं चीज़ों को क्या कहते हैं
इन्हीं चीज़ों के अकॉर्डिंग काफ़ी टाइम लगा था संविधान बनने में, क्योंकि कुछ ऐसे रूल एंड रेगुलेशंस थे जिसके लोग फेवर में थे, कुछ ऐसे थे जो उनके फेवर में ही नहीं थे। इस पे बहस चढ़ जाती थी, बहस पे बहस, लड़ाई पे लड़ाई, इस चक्कर में टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया इस चीज़ में। अब बात करते हैं 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ, लेकिन बैठक होनी शुरू हुई 9 दिसंबर 1946 से। कब से शुरू हुई प्यारे बच्चे? 9 दिसंबर 1946 से। अब बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन जो था सर, इसे लेकर कौन आया था? कैबिनेट मिशन भारत में लेकर कौन आए थे? 3 लोग लेकर आए थे भारत में। कैबिनेट मिशन भारत में लाने वाले कौन थे सर? 3 लोग, जिनमें पहला नाम आता है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का। स्टैफोर्ड क्रिप्स जो हैं सर, ये भी आए थे आपके संविधान कैबिनेट मिशन को लेकर। एक आते हैं एवी अलेक्जेंडर आते हैं भाई प्यारे बच्चे, और एक आते हैं आपके पैंथिक लॉरेंस। कौन आते हैं? पैंथिक लॉरेंस आते हैं प्यारे बच्चे, जो कि आपकी किस चीज़ को लेकर आए थे? यही लेकर आए थे आपके कैबिनेट मिशन को। लेकिन जब कैबिनेट मिशन भारत में आ गया, तब इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? कैबिनेट मिशन भारत में आने के बाद इसके पहले प्रेसिडेंट कौन बने? वो बने प्यारे बच्चे माउंटबेटन। कौन बने? माउंटबेटन को बनाया गया था। कभी पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन आने के बाद इनके पहले अध्यक्ष कौन बने? माउंटबेटन। और इनके वाइस प्रेसिडेंट कौन बने, यानी उपाध्यक्ष किनको बनाया गया प्यारे बच्चे? तब आंसर दे देना, तब कौन बने थे? एक तो माउंटबेटन बने थे इनके अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष बनाया गया नेहरू जी को। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया इनके उपाध्यक्ष। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ये क्वेश्चन से रिलेटेड जिनकी जानकारी मिल सकती है वो आपको दी जाएगी प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? अंगीकृत का मतलब होता है प्यारे बच्चे, ये आपके सामने लिखा हुआ है, अडॉप्टेड। क्या बोलोगे? अडॉप्टेड। अडॉप्टेड का मतलब होता है किस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया, वो तारीख बतानी है। वो कौन सी तारीख है जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ? क्या जी 1 नवंबर 26, 1949 है? हाँ जी सर, पहले ही क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, यानी संविधान जो तैयार हुआ बनकर वो 26 नवंबर 1949 को हुआ। इसी तारीख को हम लोग नाम देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। कौन सा दिन बोलते हैं इसको? इसी दिन को बोलते हैं प्यारे बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन डे। और जब कॉन्स्टिट्यूशन डे आ ही गया तो हमारा क्या बन गया सर? हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। हमारे देश का जब संविधान बना तो 3 हिस्सों में बटा था, पार्ट, आर्टिकल और शेड्यूल। कहते हैं कि पार्ट जब हुए थे ना, तो पार्ट उसके स्टार्टिंग में 22 थे, लेकिन करंटली आज हम इसे 25 पार्ट के नाम से जानते हैं। आर्टिकल 395 थे प्यारे बच्चे, आज भी कितने हैं? 395 हैं। वो अलग बात है कि जो आप अलग अलग बुक्स में 447 आर्टिकल देखते हो, वो अलग चीज़ है, उसे क्लॉज बोलते हैं। क्लॉज अगर ऐड होते चले जाएंगे तो आर्टिकल की संख्या बढ़ती चली जाती है, लेकिन 395 आर्टिकल से ज़्यादा अभी तक कोई आर्टिकल नहीं हुए। ठीक है जी। शेड्यूल की जब बात करते हैं तो पहले 8 थे, आज कितने हैं प्यारे बच्चे? करंटली 12 टोटल आपके शेड्यूल माने जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि संविधान को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया ताकि भारत के हर एक नागरिक को हल्का फुल्का हमारे देश के संविधान के बारे में नॉलेज हो। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया गया, तैयार किया गया। अब इसमें ना सबसे बड़ी बात थी कि आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे नागरिक हैं जिनको अपने देश का संविधान ही नहीं पता। कारण क्या होता है सर? संविधान को जानने के लिए इस तरीके से तैयार किया गया ताकि इंसानों के पास जब समय भी ना रहे, उनको फिर भी अपने देश के रूल एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए। इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए इन्होंने शुरुआत करी पार्ट से। कहा गया पार्ट पढ़ने आसान है, अगर उस बंदे को हल्का फुल्का इंटरेस्ट है, समय है उसके पास, जानना चाहता है अपने देश के संविधान को डिटेल के अंदर, तो उसके लिए आपको आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा। और आर्टिकल और पार्ट दोनों ख़त्म कर लेते हो तो फिर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो शायद हम लोग उस समय बनाते समय इन दोनों में स्किप कर गए। फिर अलग से एक डिपार्टमेंट खोला गया जिसका नाम पड़ा शेड्यूल, इसे अनुसूची कहते हैं। जैसे आप लोग कभी कभार कोई नोट्स बनाते हो तो आपके दिमाग से रह जाता है यार मेरा एक पेज खाली छूट गया, या मान के चलो आप नोट्स बनाते हो, आपके दिमाग में आता है यार राष्ट्रपति का आर्टिकल तो रह ही गया लिखने के लिए। फिर आप कहते हो यार अलग से पेज में, एक अलग से पेज में ऊपर लिख देता हूँ यूनियन, फिर नीचे लूँगा राष्ट्रपति, फिर आप एक अलग सा पेज तैयार करते हो। जब चीज़ इन दोनों से छूट गई थी ना, तब हमने अलग से एक शेड्यूल ओपन किया। अब इन तीनों को जब आप पढ़ते हो, ये चीज़ें हमारे संविधान को कंप्लीट करती हैं। संविधान को बनाने में 63 लाख रुपए लग गए थे, 97,729 रुपये का वैल्यू। और आज भी हमारे देश का संविधान कौन सी गैस में रखा गया है? हीलियम गैस में। इसे बोलते हैं कि आज रखा गया है सेंट्रल लाइब्रेरी इन पार्लियामेंट, यहाँ लोकेटेड है। कहीं कहीं आपको ये देखने को मिलेगा सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ ग्वालियर,
कहीं कहीं यहाँ पे भी लिखा गया है। ठीक है जी, ये हमारे सारी चीज़ें के बारे में बताया गया है। अच्छा सर, इस दिन क्या हुआ था? इस दिन तो कुछ भी नहीं हुआ। 47 होता शायद अलग बात थी, देश आज़ाद होता। ठीक है जी, 2 अक्टूबर के बारे में आपको अच्छा खासा ज्ञान है प्यारे बच्चे। गांधी जयंती मनाते हैं, 1949 में नहीं हुई थी। ठीक है जी। अच्छा, ऑन 15 नवंबर कोई खास दिन नहीं है। इससे पहले वाले दिन की बात करें तो चिल्ड्रंस डे है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए। अगला क्वेश्चन 15वां, हाउ मेनी टोटल वुमेन्स मेंबर वर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? आपको ये क्वेश्चन मैंने उस समय भी बताया था, अगर ध्यान दिया होगा तो आंसर याद होगा, नहीं तो गलत कर बैठोगे आप। 15, 13, 12, 18, आंसर क्या होगा प्यारे बच्चे? 15 इसका आंसर होगा। अच्छा, 15 याद रखना। 15 की जब बात आई गई है तो दिमाग में रखना प्यारे बच्चे कि भारतीय संविधान को बनाते समय टोटल कितनी महिलाएं शामिल थी? ये टोटल 15 वुमेन थी। कितनी? 15 महिलाएं थी इसके अंदर। 15 महिलाएं हमारे संविधान को बनाने में शामिल हुई थी। टोटल मेंबर कितने थे प्यारे बच्चे? 389 मेंबर थे जो हमारे संविधान को लिखने का काम कर रहे थे, जिसमें से पहली सभा में पहले सत्र में कितने मेंबर आए? 211 मेंबर इसमें शामिल हुए थे। अच्छा, एक बार आपकी 15 महिलाओं के नाम देख लेते हैं, उनकी शक्ल भी देख लोगे। ये 15 वुमेन है, ये 15 की 15 महिलाएं हैं जिन्होंने क्या किया था सर, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल थी। जिनमें से आपकी जो राजकुमारी अमृत कौर, एक आपकी विजय लक्ष्मी पंडित, ये एक ऐसी लेडी हैं जिन्होंने संविधान सभा में क्या कर दिया था सर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिज़ाइन दे दिया था। कहती नहीं, मेरा अब काम, इन्होंने जब काम करना शुरू किया तो बहुत सारे इनके डिसएग्री में चले गए, जिसकी वजह से इनको लगा कि शायद संविधान बनाते समय मुझे थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। इन्होंने इस्तीफ़ा दिया। कहते हैं कि इसके अलावा भी कोई औरत थी जो सुचेता कृपलानी जी हैं सर। मैंने बताया था ये जेबी कृपलानी की वाइफ हैं। किन की वाइफ हैं सर? जेबी कृपलानी। दूसरी चीज़, ये सीएम भी रह चुकी हैं। कौन से स्टेट की सर? यूपी की पहली सीएम बनी थी सुचेता कृपलानी। और राजकुमारी अमृत कौर, ये कौन है सर? ये पहली आपकी क्या है सर? ये हेल्थ मिनिस्टर रह चुकी हैं। पहली आपकी क्या रह चुकी हैं? हेल्थ मिनिस्टर बोलोगे। पहली हेल्थ मिनिस्टर का नाम क्या रह चुका है? तो आज हमारा आंसर दोगे प्यारे बच्चे, राजकुमारी अमृत कौर, ये आपकी पहली वो रह चुकी हैं। सरोजनी नायडू भी दिखाई दे रही होंगी, ये देखो सरोजनी नायडू हैं। इन्हें कोकिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? कोकिला। दूसरी चीज़, ये क्या हो चुका था सर? इनकी डेथ हो गई थी। इनकी क्या हो गई थी प्यारे बच्चे? डेथ। ये क्या रह चुकी हैं? यूपी की पहली गवर्नर रह चुकी हैं। यूपी की पहली क्या रह चुकी हैं? गवर्नर रह चुकी हैं आपकी सरोजनी नायडू। अच्छा, और भी कोई था सर? हाँ जी, देखो नाम दिखाई दे रहा होगा, कमला चौधरी, हंसा मेहता, लीला राय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, जी दुर्गाबाई, दक्षायनी वेलार्जुन। इनके बारे में नोट कर लेना। यही इकलौती ऐसी लेडीज़ थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में साउथ इंडिया से शामिल हुई थी। कौन सी इंडिया से सर? साउथ इंडिया। साउथ इंडिया बोले तो भारत के दक्षिणी भाग से शामिल हुई थी। बाकी सारी नॉर्थ इंडियन थी, ये कैसी थी सर? साउथ इंडियन थी जो शामिल हुई थी। और बेगम अजाज रसूल, ये कैसी वुमेन है सर? ये पहली फर्स्ट मुस्लिम आपकी वुमेन है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बनी थी। फर्स्ट मुस्लिम वुमेन कौन है सर आपकी? तो याद रखना वो कौन है? बेगम आज़ाद रसूल। ठीक है जी। अच्छा, इनमें से सर इस्तीफ़ा किन किन लोगों ने दे दिया था? इस्तीफ़ा किन किन लोगों ने दे दिया था? तो नाम दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, लीला राय है जो, इन्होंने इस्तीफ़ा रेजिग्नेशन दिया प्यारे बच्चे। और मालती चौधरी जी ने भी रिज़ाइन कर दिया था। इन सभी ने क्या कर दिया? रिज़ाइन। अच्छा, सब संविधान बना था सर, हमने ये भी पढ़ा हुआ है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, इस पे कुछ वुमेन्स ने साइन भी किए थे। किए तो सभी ने थे, लेकिन पहला साइन किसने किया था सर? पहला साइन किसने किया था? तो कहीं कहीं आंसर आपको प्यारे बच्चे विजय लक्ष्मी पंडित मिलेगा, कहीं कहीं आंसर आपको विजय लक्ष्मी पंडित मिलेगा, और कहीं कहीं आंसर आपको सरोजनी नायडू भी मिलेगा। कौन मिलेगा? सरोजनी नायडू भी मिलेगा कहीं कहीं पर आंसर। ठीक है जी, एक बार आप चेक कर लेना, क्रॉस चेक, कि पहला आंसर क्या होगा। और एक आंसर आपको ये भी मिलेगा सर, अम्मू स्वामीनाथन। कौन मिलेगा? अम्मू स्वामीनाथन, इन्होंने भी पहला साइन किया था। एक बार आप लोग मुझे एक बार चेक करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, किसने पहला साइन किया था इनमें से। ठीक है जी, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलें प्यारे बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? अरे गोली मारो इस क्वेश्चन को गोली मत मारो, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। थोड़ा संस्कृत भाषा के अंदर लिखा हुआ है इन लोगों ने ना, हिंदी में डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा। ये कह रहा है कि इंडिया के किस प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड में, यानी इंसान का फेस का जो फॉसिल होता है, यानी स्कल का पहला फॉसिल कौन सी जगह से मिला था?
यानी कि आपका कह सकते हो यहाँ पे लिखा होगा इन लोगों ने, द ओल्डेस्ट फॉसिल ऑफ प्री हिस्टोरिक मैन इन द इंडिया हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। यानी प्री हिस्टोरिक की बात करते हो आप लोग, हिस्ट्री के 3 हिस्से पढ़ते हो, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। ये उस टाइम की बात कर रहे हैं जब तक तो हमारे कुछ लिखित साक्ष्य भी नहीं मिले थे, रिटन एविडेंस भी नहीं थे उस समय, तब की बात हो रही है। उस टाइम पे एक सर की खोपड़ी मिली थी, ठीक है जी। वो कहाँ पे मिली थी इन जगह में, ये 4 ऑप्शन है। भीमबेटका में मिली थी, हथनौरा में मिली थी, सराय नाहर राय में मिली थी, या दमदम में मिली थी सर। ये दिखाई दे रहा होगा आपको, इंसान की खोपड़ी थोड़ी सी स्कल टाइप में दिखाई दे रही है। ये एविडेंस मिला है, कहाँ से मिला है ये बताना है सर। ये ना तो भीमबेटका में मिली है, ना सराय नाहर में, ना दमदम, ये मिली है हथनौरा में। कहाँ मिली है प्यारे बच्चे? हथनौरा। हथनौरा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चे? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका भी कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है सर। क्या बोलोगे? एमपी में पड़ता है। यहीं पर एमपी स्टेट के अंदर ही, याद रखना, सबसे पहला आपका प्री हिस्टोरिक, क्या बोलोगे? प्री हिस्टोरिक मैन फॉसिल देखा गया था। क्या देखा गया प्यारे बच्चे? मैन फॉसिल की खोज हुई थी। और ऐसा बताते हैं जिस मैन फॉसिल की खोज हुई थी, इसी खोपड़ी का नाम पहला रखा गया था नर्मदा मैन। इसी खोपड़ी का नाम क्या रखा गया प्यारे बच्चे? नर्मदा मैन के नाम से रखा गया है। कभी पूछा जाए इस खोपड़ी का नाम किस नाम से रखा गया, तो आंसर दे देना सर, इस खोपड़ी का नाम नर्मदा मैन से रखा गया है। बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्र के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? इंग्लिश में भी पढ़ लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट सॉ भीमबेटका केव्स फॉर द फर्स्ट टाइम एंड डिस्कवर्ड द प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स रॉक पेंटिंग। यानी पहली बार इस रॉक पेंटिंग के बारे में पहली बार किस बंदे ने इसकी खोज की थी? यानी भीमबेटका के अंदर जो रॉक पेंटिंग है, इसकी डिस्कवरी इनमें से किसने करी? ठीक है जी, इतना सिंपल भाषा में लिख लेते तो ज़्यादा अच्छा था। बड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन लिखा है कि नहीं? मज़ा आ जाता है ऐसे क्वेश्चन में। आ जाओ, ध्यान से पढ़ते हैं। और रॉक पेंटिंग के बारे में जब बात छेड़ी गई है तो बताएंगे क्या, किसने सबसे पहले इसकी डिस्कवरी करी सर? माधव स्वरूप वत्स ने करी थी, HD संकालिया ने करी, VS वंकणकर ने करी, या VN मिश्रा ने करी? फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा जी इसका आंसर? HD संकालिया, माधव स्वरूप वत्स ने, VS वंकणकर ने, या VN मिश्रा ने? सर इसका आंसर क्या होगा? क्या ये होगा? ना जी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, VS वंकणकर है। क्या बोलोगे? VS वाकणकर है। ये इन्होंने कब डिस्कवर किया सर इसको? इस रॉक पेंटिंग की डिस्कवरी की थी इन्होंने 1957 में। 1957 में इसकी खोज कर ली थी। किसकी सर? इस रॉक पेंटिंग की 1957 में खोज की थी। पूछा जाता है सर ये भीमबेटका भी तो है ना, ये भीमबेटका के बारे में बताओ ना। ये भीमबेटका का रिलेशन थोड़ा थोड़ा हमारे किससे है सर? महाभारत से रिलेट करती है। किससे रिलेट करती है? महाभारत से। कहते हैं कि जब युधिष्ठिर को प्यास लगी थी ना, तो वहीं पर एक धनुष बाण से मारकर वहाँ पर होल कर दिया था। आज तक उसमें पानी निकलता आ रहा है। इसी के नाम से इस केव का नाम भीमबेटका केव पड़ गया था। अब महाभारत की जो भीमबेटका केव है, इसको नॉर्मली यूनेस्को ने भी अपने उसमें शामिल करा है। यूनेस्को ने कब शामिल किया था सर इसको? 2003 में। कब शामिल किया था? याद रखना, 2003 में इसको शामिल कर लिया गया था। ठीक है जी, कब किया शामिल इसे? 2003 में इसको शामिल किया गया था। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ आओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? वेयर इज द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर फाउंड इन इंडिया? मेहरगढ़, कालीबंगन, लोथल, या कोडदीजी? बता दो फटाफट, क्या आंसर होगा सर? पहली बार जो आपकी एग्रीकल्चरल है, एग्रीकल्चर का पुराना, सबसे पुराना प्रमाण कहाँ से मिला था? सबसे पुराना प्रमाण, एविडेंस कहाँ से मिले, ये बताना है आपको। चलो पहले तो बात करते हैं सर, ये जगह पड़ती कहाँ पर है? ये जगह पड़ती है पाकिस्तान में। कालीबंगन पड़ता है आपका गुजरात में।
गुजरात में। लोथल पड़ता है गुजरात में प्यारे बच्चे, और कोटदीजी पड़ता है पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है सर? पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है जी, कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। सॉरी, कालीबंगन नहीं है ना, हाँ कालीबंगन गुजरात में नहीं, सॉरी, राजस्थान लिख लेना इसको, राजस्थान। ठीक है जी, राजस्थान लिख लेना इसको, और लोथल लिख लेना प्यारे बच्चे गुजरात। लोथल क्या है सर? लोथल ही है जहाँ पर सबसे पहले क्या मिला था, एक एविडेंस मिला था, डॉक यार्ड, सबसे पुराना डॉक यार्ड। डॉक यार्ड क्या होता है सर? आप कह सकते हो पोर्ट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पोर्ट को। और इसी पोर्ट को सबसे पहला पोर्ट कहाँ मिला था सर? जब आपके पुराने समय के जो ट्रेड किए जाते थे, इसका पहला एविडेंस आपका डॉकयार्ड कहाँ से पाया गया था? वो लोथल गुजरात से मिला था। कहाँ से? लोथल गुजरात से। इसका सही आंसर क्या होगा सर? इसका राइट आंसर मेहरगढ़ है। क्या बोलोगे? मेहरगढ़। मेहरगढ़ से सबसे पहले किस चीज़ के साक्ष्य मिले थे भाई? मेहरगढ़ से सबसे पहले किस चीज़ के साक्ष्य मिले थे? तो दिमाग में रखना सर, ये एक्चुअल में मेहरगढ़ रिवर है एक, यहाँ पर बोलन रिवर। कौन सी रिवर है सर? बोलन रिवर है, इसी के पास पड़ती है। और यहीं पर पहली बार वीट, किसके सर? वीट और बार्ले के साक्ष्य मिले थे। बार्ले बोले तो जौ, यानी गेहूं के, और किस चीज़ के साक्ष्य मिले थे प्यारे बच्चे? जौ के साक्ष्य मिले थे। और ये कितने साल पुराने थे सर? ये 7000 ईसा पूर्व, यानी कि 7000 BC पुराने थे, ईसा पूर्व पुराने थे। अच्छा, अभी हाल ही में एक नई साइट खोजी गई है जो इस गेहूं और जौ के बारे में बताती है कि ये 7000 पूर्व पुराने थे। इससे भी पुराना हमारे इंडिया, ये तो पाकिस्तान में पाई गई है, हमारी इंडिया में पाई गई है। कहाँ पे सर? हमारी इंडिया में पाई गई है। ये तो चलो पाकिस्तान में पाई गई है, हमारी इससे भी पुरानी इंडिया में पाई गई है। सर इंडिया में कौन सी जगह पाई गई है? इंडिया में एक जगह बता देता हूँ आपको, वो हमारा पड़ता है सर यूपी के अंदर। कहाँ पड़ता है? यूपी। यूपी में एक जगह सुनी होगी आप लोगों ने, संत कबीर नगर। संत कबीर नगर कहाँ पर सर? संत कबीर नगर। यहीं पर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है लहुरा देव। लहुरा देव एक यहाँ पर गांव पड़ता है। यहीं पर सबसे पुराने चावल के साक्ष्य मिले हैं। अभी हाल ही की बात है ये। चावल के क्या मिले हैं सर? एविडेंस मिले हैं। और ऐसा बताया जा रहा है ये तो 7000 ईसा पूर्व पुराने हैं, ये 9000 ईसा पूर्व पुराने हैं, ये 9000 BC पुराने हैं। ये चावल के साक्ष्य और भी पुराने कहाँ से मिल गए सर? ये लहुरा देव आपके कहाँ से मिले हैं? संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से। ये 9000 आपके BC पुराने हैं। और ये जो आपके मेहरगढ़ में मिले हैं ये 7000 ईसा पूर्व पुराने। कोई दिक्कत? आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। टोटल 20 क्वेश्चन कर लेते हैं आज, फिर करवाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगला क्वेश्चन है सर, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? सर याद रखना, ना तो वीट, ना ही राइस, ना ही मिलेट। क्या आंसर दोगे? बार्ले था। सबसे पुराना जो हम यूज़ करने वाले अनाज को यूज़ करते थे वो बार्ले यूज़ था। बार्ले को ही आप क्या बोलते हो? जौ। क्या बोलते हो? जौ। आगे अगला क्वेश्चन, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? क्या आंसर दोगे? MP में लोकेटेड है। सर कहाँ पर है नवदा टोली? नवदा टोली एक गांव है, एक नवदा टोली एक जगह पड़ती है सर, कहाँ पे लोकेटेड है? तो आंसर दे देना आप सर, ये लोकेटेड है MP के अंदर। कहाँ पर है सर? MP में। इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज की थी HD संकालिया ने। किसने करी प्यारे बच्चे? HD संकालिया ने इसकी खोज की थी। आपसे पूछूंगा मैं, आप मुझे बताओ लोथल कहाँ पड़ता है? अभी पूछा था मैंने, लोथल बताओ मुझे। एक बताओ मुझे रंगपुर कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चे? रंगपुर। इसके अलावा मुझे बताओ बनावली कहाँ पड़ता है? बनावली। इसके बाद मुझे बताओ आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? सेम मुझे एक और चीज़ बताओ, एक चीज़ मुझे बताओ आप लोग प्यारे बच्चे, चनहूदड़ो कहाँ पड़ता है? चनहूदड़ो। साथ ही साथ मुझे एक जगह और बताएंगे, उस जगह का नाम मुझे बता दो। कालीबंगन। कालीबंगन, ये तो अभी मैंने आप लोगों से पूछा था, ये तो एटलीस्ट बता ही सकते हो। लोथल कहाँ पर है प्यारे बच्चे? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात। रंगपुर पता है? बता दो रंगपुर कहाँ पड़ता है? रंगपुर भी दिमाग में रख लेना, गुजरात में पड़ता है। कहाँ का? ये गुजरात का। बनावली पड़ता है प्यारे बच्चे हरियाणा। कहाँ पड़ता है? हरियाणा। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश, यूपी में है आलमगीरपुर। चनहूदड़ो पड़ता है पाकिस्तान में। और कालीबंगन कहाँ पर है प्यारे बच्चे? राजस्थान में। कहाँ पर है प्यारे बच्चे? राजस्थान में लोकेटेड है।
कोई दिक्कत? आगे आ जाओ। एक क्वेश्चन और देखते हैं, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड ऑन द कोस्ट लाइन। आ गए सर हम किस पे? ज्योग्राफी पे आ गए। अब आगे हम किस पे प्यारे बच्चे? ज्योग्राफी पे। भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं? इसको तो हम करते हैं मैप से, इसको करते हैं हम लोग मैप से क्वेश्चन। भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जो तट रेखा, तट रेखा क्या होता है सर? इसे तो बोलते हैं हम लोग जो आपकी ये वाला एरिया है, इसे तो लैंड बाउंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हो सर? लैंड बाउंड्री। लैंड बाउंड्री का मतलब ऐसे राज्य जो आपकी ज़मीन से सटे हुए हैं। किससे सर? ज़मीन। ये सारा हिस्सा क्या है सर? ये ज़मीनी एरिया है। भारत का इतना हिस्सा जो आप देख रहे हो प्यारे बच्चे, ये ज़मीन का हिस्सा है। ये सारा आपका ज़मीन से रिलेटेड क्या है सर? एसोसिएटेड है। बंगाल से हम टच करते हैं पानी से। किससे सर? पानी से। जो पानी से टच कर जाए उसे बोलते हैं कोस्टल लाइन। क्या बोलते हैं? कोस्टल लाइन कहते हैं। अब जो पानी से टच कर रहे हैं वो देखो, वेस्ट बंगाल सबसे पहले पानी से टच हो रहा है, एक तो ये स्टेट हो गया पानी से। उसके बाद देखो उड़ीसा टच हो रहा है, दूसरा स्टेट हो गया पानी से। तीसरा स्टेट देखो आपका कौन सा आ रहा है? आंध्र प्रदेश, वो यहाँ से लेके यहाँ तक टच हो रहा है। ये कौन सा हो गया सर? तीसरा स्टेट। उसके बाद आता है तमिलनाडु, ये हो गया आपका चौथा स्टेट। ये 4 स्टेट तो कौन सी साइड से हैं सर? अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन 4 होते हैं। ऊपर वाला नॉर्थ हो गया सर, नीचे वाला साउथ हो गया, इधर वाला ईस्ट हो गया, इधर वाला वेस्ट हो गया। ठीक है जी। अब मैं ईस्ट वाले हिस्से की जब बात कर रहा हूँ तो मैं इसे ईस्टर्न घाट लिख सकता हूँ। बिल्कुल सर, ईस्टर्न घाट से आपके 4 स्टेट्स कनेक्ट होते हैं। अब जब वेस्टर्न घाट की तरफ आएँ तो इधर आता है आपका पहला गुजरात स्टेट, उसके बाद आता है मुंबई, उसके बाद गोवा, उसके बाद कर्नाटक और उसके बाद केरला। यानी कि 1 2 3 4 और ये 5 स्टेट इस साइड से हैं और 4 स्टेट इस साइड से। टोटल कितने स्टेट्स हैं सर जो पानी से टच करते हैं? टोटल 9 स्टेट हैं। कितने 9 स्टेट हैं सर? टोटल 9 स्टेट हैं जो पानी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। कितने सर? पानी के साथ बाउंड्री शेयर। अब इन्हीं 9 स्टेट में क्वेश्चन बनता है, सबसे ज़्यादा या सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन किसकी है? तो इसको हम सीरीज़ में याद रखते हैं प्यारे बच्चे। इसको सीरीज़ में याद रखने का क्या बोलोगे? गति में। क्या बोलोगे? गति में। गति का मतलब जी से गुजरात। सबसे पहला एक ऐसा स्टेट जिसकी सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है गुजरात। गुजरात की कोस्टल लाइन है टोटल 1214 किलोमीटर। कितनी प्यारे बच्चे? 1214। इसके बाद आती है सर आपकी ए से आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सेकंड नंबर की कोस्टल लाइन सबसे बड़ी है जिसकी कोस्टल लाइन 952 किलोमीटर है। कितनी बोलोगे? 952। थर्ड नंबर पे आती है तमिलनाडु जिसकी टोटल कनेक्टिविटी लाइन कितनी है सर? 906 किलोमीटर है। और लास्ट आती है प्यारे बच्चे महाराष्ट्र, इसकी टोटल कनेक्टिविटी लाइन कितनी है? 652 किलोमीटर। पूछा जाए कि सर सबसे छोटी कोस्टल लाइन किसकी है? गोवा की है। किसकी है प्यारे बच्चे? गोवा की मानी जाती है। ठीक है जी। अच्छा, कौन सा ऐसा स्टेट है या कौन सा यूनियन टेरिटरी है? कौन सा यूनियन टेरिटरी है आपका? ये क्वेश्चन आप लोग मेरे को आंसर देंगे। कौन सा यूनियन टेरिटरी है जिसकी सबसे छोटी कोस्टल लाइन है? और कौन सा यूनियन टेरिटरी है जिसकी सबसे लंबी अब सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है? बड़ी मैं बता देता हूँ, छोटी आप लोग बताओगे। सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन सी कोस्टल लाइन है? तो आंसर याद रखना, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार जो है प्यारे बच्चे, अंडमान एंड निकोबार, इसकी सबसे लंबी कोस्टल लाइन है एज अ यूनियन टेरिटरी में। आप छोटी बता दो, कौन सी छोटी है? ठीक है जी, छोटी कौन सी है यूनियन टेरिटरी जिसकी सबसे छोटी कोस्टल लाइन है? ठीक है जी। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए आज? 21 क्वेश्चन करवा दिए मैंने। कितने प्यारे बच्चे? 21 क्वेश्चन के बारे में आज जानकारी मिल गई। कल हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ से। ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने दिखा दिया है, ट्राई करना पहले इसका आंसर देने की, फिर मैं इसको कल आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में। आशा करता हूँ ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके अंदर कुछ बेसिक सी जानकारियाँ मैंने आप लोगों को इसके माध्यम से दी और ऐसे ही आपके ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस लेकर आता रहूँगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगी। बस इसके साथ बने रहोगे, आपकी जीएस ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस सेट के ज़रिए मजबूत होती जाएगी। बस जब भी ये क्लास चले आप इसे अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पे देखते चले जाना। कोशिश करना पहले खुद सॉल्व करो फिर राइट आंसर देखो। ठीक है जी। आशा करता हूँ ये सारी की सारी क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हुई। मिलते हैं प्यारे बच्चे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।